वेलकम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डैम्स की इम्पोर्टेंस को समझा था और आज हम समझेंगे डैम्स कितने टाइप्स के हैं, प्लस डैम का इम्पैक्ट जियोलॉजिकल क्या है और सोशल क्या है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि डैम्स जो हैं दे इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी। जैसे हम डैम इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी। अब अर्बन इकोनॉमी आपको मालूम है, अर्बन इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल्स है, बिजनेस सेंटर्स हैं, देन ओवर ब्रिजेस हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, अपनी मेट्रो ट्रेन्स हैं और रेलवे ट्रैक्स रेलवेज हैं, है ना। तो ये सब चीजें दे कंज्यूम ह्यूज चंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी जितनी की रिक्वायरमेंट है, आउट ऑफ दैट 22% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैम्स। अब डैम से हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय डैम। तो इस तरीके से हमारा विलेज और अर्बन एरिया दोनों जब ग्रो करते हैं तो हमारी कंट्री की प्रोग्रेस होती है, ठीक है। और कंट्री की प्रोग्रेस तभी होती है जब कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ में रेज आता है। अब बात करते हैं कि डैम्स कितने टाइप्स के हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट के बेसिस पे डैम्स आर ऑफ 3 टाइप, लार्ज डैम, मीडियम डैम एंड स्मॉल डैम। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड type of material which is used to construct the dams are of 3 types. The first one is your timber dam, second one is our embankment dam and the third one is our masonry dam. अब timber word से clear है that the main loading structure, जिस स्ट्रक्चर पे पूरा भार आता है, दैट एलिमेंट इज वुड। देन एम्बैंकमेंट डैम, ये लेटेस्ट जो हमारे मॉडर्न डैम्स हैं ये वो हैं और ये हमारे सॉइल, ठीक है, सैंड, क्ले, रॉक, ब्रिक, सीमेंट सबसे मिलकर बने थे। इवन यहाँ पर आपको जो है वुड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ मिलाकर जो बने थे ये मॉडर्न अपने डैम्स हैं। और जो मैसनरी डैम्स हैं इसमें दे आर मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक। हमें डैम्स की काफी इंपॉर्टेंस मालूम है क्योंकि ये हमारे जो लेटेस्ट मॉडर्न डैम्स हैं ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं। बट इसके साथ साथ इन डैम्स के काफी सारे ड्रॉबैक्स भी लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं हम लोगों ने, जिसकी वजह से आज की डेट में हम इसे अपोज भी करते हैं, कहीं कहीं डैम बनाने को मना भी करते हैं। अब देखो, कोई चीज बेनिफिट के लिए है, अगर उसमें कोई ड्रॉबैक इतने हैं कि पब्लिक उसको अपोज कर रही है तो उसे थोड़ा सा दोबारा से रीथॉट करके सोचना चाहिए कि इसका बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि जो डैम्स हैं ये जियोलॉजिकल भी और सोशली भी काफी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। वो कैसे डाल रहे हैं उसको समझते हैं। डैम्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, इट इफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। नदियों का जो कुदरती तरीके से वो फ्लो करती हैं जिस तरीके से, उसको बहुत हम स्पॉइल करते हैं एक तरीके से। कैसे, सपोज एक नदी है, ये आम अपनी जो है नॉर्मली बह रही है, हम बीच में डैम बना दे रहे हैं। अब डैम बनाने से क्या है, कहीं कहीं तो रिवर बेड इतना चौड़ा है कि वहां नेविगेशन सिस्टम शुरू कर दिया गया है और कहीं कहीं रिवर बेड इतना बारीक हो जाता है, इतना पतला हो जाता है, संकरा हो जाता है, ठीक है, उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो ये है, हम जब रिवर्स का नेचुरल फ्लो खराब कर देते हैं तब ये असर ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो, ये रिवर के ऊपर जो हमने डैम बनाया, इसके पीछे हमने बनाया रिजर्वायर। अब रिजर्वायर में क्या हो रहा है, जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स फ्लो करके लेके आ रही है वो सारे इस रिजर्वायर में जमते चले जा रहे हैं। अगर सपोज करो इसकी 100 लीटर की क्षमता है, आज की डेट में सेडिमेंट कुछ भी नहीं था, 100 लीटर वाटर ये कैरी कर पा रहा है। बट आफ्टर फ्यू इयर्स तो क्या होगा, ये सेडिमेंट ये जो रिवर के हैं वो ये सारे यहाँ आकर अंदर भरते चले जा रहे हैं। तो कुछ समय बाद
बाद इसकी क्षमता कितनी थी, 75 लीटर। फिर कुछ समय बाद 50 लीटर, देन 25 लीटर। सारे सेडिमेंट्स तो अंदर जमते चले जा रहे हैं, तो जो वाटर वॉल्यूम इसमें स्टोर होना चाहिए वो कम होता चला जाएगा, है ना। एक तो ये चीज। फिर दूसरी बात, जब सारे सेडिमेंट्स यहीं रह गए तो रिवर का जो पानी यहाँ आएगा वो विदाउट सेडिमेंट्स आ रहा है। दैट मीन्स जो रिवर बेड है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ का रॉकी, है ना। क्योंकि जब नदी बहती है तो वो क्या करती है, सेडिमेंट्स थोड़े थोड़े यहाँ बिछाती चली जाती है, किनारों पे बिछाती चली जाती है और आगे चली जाती है ना। तो वही हाल होगा, जब सारे इसी में स्टोर होंगे तो फिर ये कैसा है रिवर बेड, ये रॉकी हो जाएगा। रिजल्ट्स इन रॉकी रिवर बेड। नेक्स्ट है हमारा पुअर हैबिटेट ऑफ एक्वाटिक लाइफ। ये कैसे पॉसिबल है? इन एरियाज को तो हम मानते हैं सेडिमेंट्स है, लेकिन जो फ्लडी एरिया है वहां पर क्या होता है, वेजिटेशंस भी साथ में ही रिवर अपने साथ, क्योंकि बहुत गंद कचरा लेकर आती है, वो सारा कहाँ चला जाता है, सारा का सारा रिजर्वायर में, और वो नीचे रिजर्वायर बेड में तले में जाकर वो सड़ता है, और जब वो सड़ता है सारा तो उससे पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं जो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। दूसरा, एक तो ये रिवर, उसके बीच में हमने उसका बैरियर लगा दिया, फिर हमने रिवर को छोड़ा, तो यहाँ से जो नेचुरल जो हमारी फिशेस हैं उनकी जो लाइफ वैसे इस हेल्दी रिवर में होनी चाहिए थी, वो रॉकी बेड स्ट्रीम पे कैसी होगी? क्या पॉसिबल है कि वो हेल्दी मूंगी मछलियां यहाँ पे ठीक से जी पाएंगी? नहीं। फिर हमने इसको फर्दर कहीं इस रिवर को बनने, अब जाना था फिश ने पंजाब और वो कहीं और पहुंच गई, ठीक है, इसका पूरा परिवार भी छड़ गया। और दूसरा, इनका स्पॉनिंग टाइम होता है। स्पॉनिंग टाइम मतलब फिशेस के अंडे, फिर उनकी फर्दर रिप्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। तो उस समय में ये जो फिशेस हैं इनमें बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। ये अपने उस लाइफ साइकिल का वो जो पार्ट है वो ठीक से यहाँ कैरी ऑन नहीं कर पाते, जो कि बहुत नुकसानदायक है। इस वजह से हम कहते हैं पुअर एक्वाटिक हैबिटेट लाइफ। फिर हम थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिवर्स। जो हम रिवर्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ना, रिवर्स रिजल्ट इन पुअर माइग्रेशन ऑफ एक्वाटिक फाउना। इसे माइग्रेट नहीं कर पाएंगे तो इनका पुअर रिप्रोडक्शन रहेगा, पुअर स्पॉनिंग पीरियड। तो फिर हेल्दी एक्वाटिक लाइफ कहाँ से आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। इसमें एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो भी लिखा नहीं है, दैट इज द एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। अब डिस्कस करते हैं सोशल इम्पैक्ट। सोशल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि डैम्स की वजह से हिले हुए हैं, ठीक है, डिस्टर्ब्ड है। सोशल इम्पैक्ट हम क्यों अपोज कर रहे हैं? हम इसलिए अपोज कर रहे हैं कि डैम्स ना बने। देखो कई रीजंस हैं। पहला, सबको मालूम है कि जो डैम्स हैं ये काफी ज्यादा खर्चे से बनते हैं, कई करोड़ का बजट होता है इनका, ठीक है, तो ये कॉस्टली है। सेकेंड इज रीसेटलमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जहां पर ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है, यानी कि डैम्स बनाने हैं, वहां की जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनको पहले से ही, कई महीने पहले, लगभग साल भर पहले बोल दिया जाता है कि यहाँ पर सरकार ये प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, लगाने जा रही है, तो आप दूसरी जगह जाके रहो। बदले में क्या होता है कि जो सरकार है उस जमीन के टुकड़े पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसका पैसा उन लोगों को देते हैं। पर क्या आप समझ सकते हो, जिस आदमी ने खेती ही करनी है उस जमीन के टुकड़े पे और वो उसी से, उसको आता ही वही काम है, तो फिर अब वो दूसरी जगह जाकर क्या करेगा? उसको तो दूसरा कोई काम ही नहीं आता, स्किल्स ही नहीं है उसके पास। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि कहा जाता है कि वहां के विलेजर्स हैं कि हमने उनको पैसा दे दिया। कई बार तो पैसा भी पूरा नहीं देती सरकार, ये एक तरीके से चीटिंग हो जाती है। तो ये जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं वहां की, सपोज करो 1000 गांव उस पर्टिकुलर एरिया के कवरेज में आ रहे हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है, तो वहां पर उन 1000 गांव के सभी लोग नहीं इजीली रीलोकेट हो पाते, ठीक है, उनको जगह नहीं मिल पाती। कुछ हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ को पैसा पूरा दे देती है सरकार, कुछ को मिलता ही नहीं। देखो गुजरात में नर्मदा रिवर पे
एक डैम बनाया गया और वो डैम था सरदार सरोवर डैम। सेकंड इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, तेहरी डैम जो कि बनाया गया था भागीरथी रिवर पर। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पहले तो ये जब डैम्स बनाए गए थे तो एक जो जन आंदोलन था वो सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके था कि भी यहाँ की इतनी वेजिटेशन काट दी जाएगी तो ये हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है, बाढ़ फ्रीक्वेंट आ सकती है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो आंदोलन था ये इन्वायरमेंटल इश्यूज के साथ साथ ऐसा मुद्दा आ गया कि जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए थे, किए गए थे कि तुम कहीं और जाके रहो, उन पे आ गया, क्योंकि काफी लोगों को पैसा नहीं मिला और जिनको मिला वो दूसरी जगह नहीं सेटल हो पाए, कुछ हो पाए, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल सड़क पर आ चुके थे, जिनको 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं थी, तब ये आंदोलन जो है इसने पीक पकड़ ली, ठीक है, और बहुत ज्यादा भयंकर रूप ले लिया था। जो सरदार सरोवर डैम था इसके लिए ये बनाया जो गया था, ये लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स का काम करने के मेन मुद्दे से बनाया गया था फॉर द स्टेट्स MP, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। कि जब इन जगहों पर सूखा आता, मतलब इन जगहों में जो ड्रॉट प्रोन एरियाज थे वहां पर पानी सप्लाई करने के लिए, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन यहीं से होता और फिर फर्दर सप्लाई होता, ठीक है, और इरिगेशन के पर्पस के लिए। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, इससे काफी सारे मुद्दे हल होने थे, लेकिन वो मुद्दा हल इसलिए नहीं हो पाया था ज्यादा से ज्यादा क्योंकि वो आंदोलन छिड़ गया था। तो ऐसे प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं है जिसको कि हम वन साइडेड हम देखते हैं कि ये बेनिफिट है, हम दूसरी तरफ नहीं देखते हैं। अब इसमें बेसिकली जो एरियाज कंसीडर किए गए थे वो ये थे कि गुजरात के 490 विलेजेस, 173 टाउन्स और 124 टाउन्स राजस्थान के, जो कि इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाते। बट यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया आंदोलन, वो क्या आंदोलन था? वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में जो मेन लीडर थी वो थी मेधा पाटकर। इसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट और किसान फार्मर्स, ठीक है, और ट्राइबल कम्युनिटीज, ये सभी लगभग सभी ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। ये एक सोशल मूवमेंट थी। ये कैसा था? एक सोशल मूवमेंट थी। एक्चुअली क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिजिनियस ग्रुप्स होते हैं ना, दैट इज बेसिकली रेफर्स टू द ट्राइबल ग्रुप्स, जिनके लिए सब कुछ ही वो पर्टिकुलर एरिया था जहां वो रह रहे थे, वो रीसेटल नहीं हो पाए। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको पैसा नहीं मिला और उनके पास पैसा था नहीं दोबारा से रीसेट होने के लिए, वो नहीं सेटल हो पाए थे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डैम्स का जो सोशल इम्पैक्ट है वो कितना तगड़ा है। अब जैसे मध्य प्रदेश में तवा डैम था, तवा डैम की जब कंस्ट्रक्शन हुई, वहां पर जब रीसेटलमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज हुई, तब वहां पर भी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो रीसेटल नहीं हो पाए थे। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, या इसको अनफेयर शेयर ऑफ सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि पैसा मिला ही नहीं, कैसे नहीं मिला? लैंड ओनर्स ने और अदर बिजनेस पार्टनर्स ने ज्यादा पैसा हड़प लिया और जिसकी जमीन थी, जो वहां रह रहे थे, जिसको वो हक मिलना चाहिए था, पैसा मिलना चाहिए था, उसी को तो दिया ही नहीं। देन फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, अब डैम्स की, क्योंकि अब डैम बन चुका है, वहां रिजर्वॉयर है, यानी कि आपको 12 महीने में से जो हम पहले क्रॉपिंग पैटर्न इस्तेमाल करते थे ना, कि हम कुदरत पे डिपेंड करते थे कि बरसात होगी तो हम ये वाली फसल उगाएंगे, जब बरसात कम होगी तो हम ये फसलें उगाएंगे, और जिस समय हमें बरसात की पानी नहीं मिलेगा तो हम आर्टिफिशियल तरीके से जो फसलें उगाएंगे, मतलब कैनाल थ्रू कैनाल सिस्टम,
तो हम ये वाली फसलें उगेंगे। दैट मीन्स क्रॉपिंग एक स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न था जिससे रोटेशन होती रहती थी, 3 महीने दूसरी क्रॉप, 3 महीने कोई और क्रॉप, फिर 3 महीने और क्रॉप, है ना। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया डैम्स के आने से। इसको ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। किस तरफ को किसान मूव करने लगा, धीरे धीरे जब किसान ने देखा अरे भाई पानी तो 24 घंटे और पूरे साल भर अवेलेबल है रहता है, तो क्यों ना इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो की जाएं, कमर्शियल क्रॉप्स क्यों ना ग्रो किए जाए। रोटेशन चलता था, वो नहीं हुआ, वो पैटर्न नहीं फॉलो कर, एक ही क्रॉप है वो पूरे साल भर उगा के मुनाफा कमाना चाह रहा है। अब इससे क्या रिजल्ट हुआ, अब जैसे पहले क्या होता था, जब बरसात वगैरह आती थी तभी तो हमारा धान चावल तो तभी उगाया जाता है ना जब उसको अच्छा पानी चाहिए। तो अब क्या है, पानी तो अवेलेबल है, पूरे साल भर लगाओ, है ना। अब वो पूरे साल भर लगाओ तो क्या है, सैलिनिटी इंक्रीजेस, क्योंकि उसमें पानी भर के रखना पड़ता है ना, तो उसमें क्या हुआ, जमीन में सैलिनिटी इंक्रीज हो गई। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सैलिनिटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई। फिर क्या हुआ, अब सॉइल उपजाऊ नहीं रही, नेचुरल तरीके वाला काम तो रहा नहीं ना, जो पीछे से सेडिमेंट्स बहा बहा के लाती थी नदी, वो तो सारा रिजर्वायर के उसमें टैंक में पड़ा है ना सेडिमेंट्स। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, ये नतीजे हो रहे थे, तो हमने क्या किया, अब हमने जोरदार तरीके से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज करने शुरू कर दिए कि अरे इसको तो इसमें भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। फाइनली वो सारा मिक्सअप हुआ पानी के साथ और वो आ गया पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का भी कारण बन गया। और इस सब कारण से हम कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी वाला जो डायमेंशन है उसमें हम पिछड़ गए। लैगिंग इन फूड सिक्योरिटी, लैग आ गया यहाँ पर, ठीक है ठीक है। अब कौन कौन सी हमने क्रॉप्स उगानी है, जैसे व्हीट है, यहाँ पे व्हीट लिख लीजिए आप, राइस लिख लीजिए, शुगर केन, क्योंकि स्पेसिफिक क्रॉप्स आनी शुरू हो गई तो बस अब इन्हीं को उगाएंगे, बाकी क्रॉप्स कहाँ से। एक और पॉइंट निकल कर आता है, क्या बनता है, फ्रिक्शन बिटवीन या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर स्टार्ट हो गया। तो एक मतलब वो पर्टिकुलर डैम है ना, उसके पीछे जो रिजर्वायर लगा है, अब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम उससे इरिगेशन भी कर रहे हैं, अब हम उसको इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज के लिए मांग रहा है, किसान इरिगेशन के लिए मांग रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मांग रही है, और जो गरीब लोग हैं जिनके घर में पानी नहीं आ रहा वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए मांग रहे हैं। अब ये सारे पर्पस एक ही सोर्स से सॉल्व हो रहे हैं, एंड दैट इज डैम। तो इसमें क्या है कि खींचातानी हो गई, जिसने जो ज्यादा रिच है वो ज्यादा पैसे देकर ज्यादा काम करवा रहा है, ज्यादा पानी खींच रहा है, और जो पुअर है उसको फिर से वही, ठीक है। अगर एक ये सिंपल सी रिवर हो रही होती, बह रही होती, उसमें से सब अपना अपना एक एक बकेट भर के गुजारा कर लेते तो वो ज्यादा बेटर। डैम्स की वजह से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी जबरदस्त होते हैं। सपोज करो एक ये रिवर है, इसके बिल्कुल एंड यहाँ पर एक स्टेट है, स्टेट नंबर 1, और यहाँ पर है स्टेट नंबर 2, और बॉर्डर पे बना दिया गया डैम, ठीक है। अब जो स्टेट नंबर 1 है, जो ऊंचाई पे है, वो कहती है पानी मेरे स्टेट से ज्यादा पानी मैं लूंगी। स्टेट नंबर 2 रोती है, क्यों भाई, पानी जो डैम है वो बीच में है, सेंटर में, दोनों को हाफ हाफ चाहिए। तो ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी का भी कारण डैम ही बनते हैं। जैसे अब कावेरी है, कावेरी रिवर पे डैम बनाया गया जिसमें कि तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक, इनका डिस्प्यूट शुरू हो गया। पानी हमें ज्यादा चाहिए, पानी हमें ज्यादा चाहिए, पानी हमें ज्यादा चाहिए। फिर सरकार मिलके फैसला करती है, फिर कुछ ना कुछ प्रबंधन करती है, फिर उसमें एक नुक्ता निकल आता है कि भाई नहीं ये गलत है, ये सही है। इसका ही सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, इंडस वाटर डिस्प्यूट बिटवीन किसमें है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सबको मालूम है। थर्ड वन इज आपका अभी हमने नर्मदा रिवर डिस्प्यूट पढ़ा। नर्मदा रिवर क्या कह रही है, नर्मदा रिवर का जो डिस्प्यूट है
is between the states of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. Seventh point is dam triggers flood. कैसे? डैम को तो हम फ्लड रोकने के लिए बनाते हैं ना, तो डैम कैसे फ्लड ला सकते हैं? ड्यू टू एक्सेसिव सेडिमेंटेशन. मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्वायर होता है उसमें धीरे 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 सारा रिवर सेडिमेंट इकट्ठा होना शुरू होता है. अरे भाई, उसका वेट भी तो हो जाता है एक लिमिट तक, है ना, तो उसमें पानी की वॉल्यूम कम है. अब उसमें क्या होगा, अगर ये आपका रिजर्वायर टैंक है, यहाँ तक पूरा सेडिमेंट भर गया है, तो पानी तो उसने इतना सा ही इकट्ठा किया ना. फिर कहेंगे हमने जो डैम बनाया था उसमें रिजर्वायर में पानी इकट्ठा किया, फ्लड कहाँ से आ गया? क्यों आ गया फ्लड? क्योंकि थोड़ी बहुत भी बारिश होगी तो ये ओवरफ्लो. फिर क्या होगा, डैम गेट्स खोलने पड़ेंगे. नियर बाय एरियाज में तो फ्लड आ ही रहा है, क्योंकि वो तो उसके अंदर जा ही नहीं रहा ना, सेडिमेंट्स पड़े हुए हैं, ऑलरेडी भरा पड़ा है वो टैंक, कहाँ जाएगा पानी? स्टोर हो ही नहीं रहा है. इधर भी फ्लड है, इधर भी फ्लड, मजबूर होकर अगर डैम गेट्स खोलते हैं तो आगे भी फ्लड. तो इसका एग्जाम्पल है जैसे 2006 में जो फ्लड आया था गुजरात एंड महाराष्ट्र में, तो इसका भी यही रीजन था. नेक्स्ट इज पोर सेडिमेंट फ्लो. ये हमने बिल्कुल बिगनिंग में समझा है कि कैसे पोर सेडिमेंट फ्लो रहता है, क्योंकि सेडिमेंट्स रिजर्वायर में इकट्ठे हो गए तो आगे तो आ ही नहीं रहे सेडिमेंट, है ना. तो सेडिमेंट्स अगर आगे नहीं आएंगे तब क्या रिजल्ट होगा? जो सॉइल फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, एंड्स अप हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी. ठीक है. और रिवर बेड क्योंकि रॉकी हो जाता है फिर आगे वाला, फिर क्या दिक्कत आती है, अगर इन केस जब हम डैम गेट्स को खोलते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर कुछ है नहीं तो सीधा पानी बहकर आएगा और जबरदस्त तरीके से आएगा, फिर होगा सॉइल इरोजन. अब इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू करते हैं. ठीक है. और इन केमिकल्स भी लिख सकते हैं आप, केमिकल्स का भी यूज करते हैं ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो सके, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है इवन फॉर द सॉइल ऑल्सो. नेक्स्ट इज डैम ट्रिगर्स अर्थक्वेक. डैम्स की वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं. अब वो कैसे आते हैं? डैम्स क्या है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, सेस्मिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. और इस सेस्मिक इम्बैलेंस की वजह से इट क्रिएट्स प्रेशर किसमें? ऑन द क्रैक्स एंड फिशर्स near the reservoir, as a result of which it triggers earthquake. 10th point is dams are the causes of waterborne diseases. अब waterborne diseases कैसे? आपके घर में एक कूलर है और कूलर की भी हम डेली सफाई नहीं करते गर्मियों में, है ना, उसमें पानी रुका रहता है, तो उसमें क्या है, हम क्या कहते हैं, इसमें फिनाइल डाल दो या कोई ऐसा मेडिसिन उसमें डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना पड़े. तो रिजर्वायर तो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको क्लीन करना एक बहुत हरकुलिंग टास्क है. ठीक है. तो ये क्या है, रुका हुआ पानी है, जहां पर रुके हुए पानी में वाटर बॉर्न डिजीजेस इजीली हो जाती हैं. आप देखो जैसे ये डेंगू है, डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में ही पलता है. दूसरा रीजन क्या है, वाटर बॉर्न डिजीजेस कैसे हो सकती हैं? दूसरा रीजन एक और मैंने आपको बताया, इसमें काफी सारी वेजिटेशन अंदर ही सड़ती रहती है और उस वेजिटेशन से जो फॉल स्मेल निकलती है वो भी वहां पर गंदगी फैलाती है ना. ऑलरेडी देखो हमारी रिवर्स कितनी गंदगी इकट्ठा करके लाती हैं, जो उसमें ऑलरेडी रिजर्व्स में गिर रही है रिजर्वायर्स के अंदर, फिर उसमें वेजिटेशन का सड़ना, तो ये सब क्या है कारण, और वो पानी रुका हुआ है. कोई भी इतनी हेडेक नहीं लेता कि इतने बड़े रिजर्वायर की सफाई की जाए अनलेस अनटिल कोई स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाएं. So this is all about today's class. Prepare your notes well. Keep revising until next class.